नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश चौधरी। आरबी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास की विज्ञान, जिसमें आपको पहले से पता है कि बोर्ड की कक्षाओं के अंतर्गत इतना महत्व रखा गया है और क्यों रखा गया है। बोर्ड की कक्षाओं का महत्व यह भी पता है। और आपको पता है कि सबसे पहले यदि आप कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें पहले आपको पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। यदि आप, जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने पढ़ाने से पहले यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है और किस प्रकार से बच्चों को कितने अंक है वो हासिल करवाने हैं। तो वैसे ही आपको भी, यदि आप इस आरबी क्लासेज ऐप के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं, घर बैठे ही आपको डिजिटल सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलेगी। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आगे से आगे बताना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइबर करना है। चैनल भी बताया जाएगा आपको इस ऐप के माध्यम से। और इस ऐप में आपको 10वीं क्लास का संपूर्ण कोर्स, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा अध्यापन करवाए जाएंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास का विज्ञान। विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि विज्ञान के बारे में क्या होती है विज्ञान और इसका अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। वैसे आप सबको विदित है कि विज्ञान कोई किसी प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं है। इसीलिए इस विज्ञान को जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक चीज को सिद्ध करके ही क्या किया गया है, उसको सही माना गया है, या मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी उस चीज को क्या किया गया है, आगे प्रसारित किया गया है। तो हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। आप चाहे किसी भी अध्यापक के द्वारा हो, चाहे किसी विद्यार्थी के द्वारा हो, पढ़ते ही क्या करते हैं, शुरुआत में जैसे ही विज्ञान नाम आया या 10वीं क्लास का छात्र है, जैसे ही कोई आपको नाम मिले तो उस नाम के बारे में आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे सोशल साइंस में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे विज्ञान में हो, कोई से भी हो। जैसे मैंने आपको लिखा है विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं यह पता होना चाहिए। और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, उसके बाद में आपको पूरा विज्ञान बताया जाएगा, इसमें क्या पार्ट होते हैं। ये जैसे ही आप बड़ी क्लासों में आगे प्रवेश करोगे वैसे आपको चलता जाएगा। वैसे आप सबको विदित है कि जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते हैं तो आगे जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाएंगे वैसे ही आपको क्या होगा, अनेक अनुभव है वो प्राप्त होता जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित व प्रयोगों द्वारा पुष्टित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखेंगे हम काफी जगह, आपको काफी पुस्तकों में अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं लिखने को मिलेगी। अलग अलग अध्यापक होते हैं, वो जो परिभाषाएं होती है उसको, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके एक सरल सहज भाषा बनाने के लिए अलग प्रकार की अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें उस परिभाषा को विभाजित करके या उस परिभाषा को सम्मिलित करके रख देते हैं। तो मैंने आपको बताया है सरल परिभाषा है, लेकिन जितनी भी है विज्ञान संपूर्ण एक लाइन में आपको बता दिया गया है। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ नाम है प्रकृति। संपूर्ण प्रकृति के क्रमबद्ध का मतलब होता है कोई भी अध्ययन है हम क्रम से करते हैं। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं, तो ये क्या होती है, क्रम से पढ़ते हैं।
तो वो होती है क्रमबद्ध। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित का मतलब होता है अच्छे तरीके से, जिस चीज के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं उसे एकदम अच्छे से अध्ययन करें। सुव्यवस्थित एवं ये है जो वैज्ञानिकों के द्वारा नाम प्रस्तुत किया गया है। कोई भी चीज हो उस पर यदि आपने क्या किया है, प्रयोग, यदि आप प्रयोग किया है, प्रायोगिक ज्ञान को भी विज्ञान बोला जाएगा, तो प्रयोगों द्वारा पुष्टि तो कर ली है किस चीज की, कि यह चीज सम्मिलित है। जैसे आप विज्ञान में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी आप तत्व लिखेंगे या कोई और चीज लिखेंगे तो उसकी आपको एक अवधारणा मिलेगी कि ये अवधारणा है, इसने दिया, ये चीज इसमें होती है, ये इस अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। पुष्टित, वर्गीकृत, वर्गीकृत का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था आपको कि विज्ञान है उनको अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो समझ में आ गई होगी परिभाषा कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तथा प्रयोगों द्वारा पुष्टित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, 10वीं क्लास का कोर्स शुरू करेंगे हम। 10वीं क्लास का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। उस पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप सभी भी एक अच्छे लक्ष्य के साथ आगे बढ़े और उसमें जरूर अव्वल रहे। तो ये आपके सामने है, मिलेगा 10वीं क्लास का पहला चैप्टर लेके आया हूं, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस शब्द का अर्थ मैंने अभी बताया था, विज्ञान शब्द का अर्थ। वैसे ही अब इस पाठ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम इस नाम के बारे में अच्छे से पता करेंगे कि इस नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण क्या होती है, पहले एक बार आपको सीधे इस शब्दों की परिभाषा बता देता हूं, फिर जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंदर वैसे वैसे आगे समझाते जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है कि उस पदार्थ में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब परिवर्तन का अर्थ आप अच्छे से जानते होंगे। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, और पदार्थ का के परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण के बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेसन के अंदर परिवर्तन का अर्थ बदलना होता है, तो ये परिवर्तन होता कितने प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। सिंपल सी साधारण सी परिभाषा और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि वे रासायनिक परिवर्तन या वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तित कहते हैं। एक नाम याद रख लेना सिर्फ आप, कौन से परिवर्तन? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के क्या बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और भौतिक गुण में आपको लिख देता हूं क्या क्या होते हैं, रंग, अवस्था, ताप, दाब इत्यादि अनेक गुण हैं। तो अब इसको अच्छे से समझा देता हूं आपको। परिवर्तन की परिभाषा होती है कि पदार्थ का क्या करना, बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंग, ताप, दाब, अवस्था जो भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है बर्फ का पिघलना। जब बर्फ नाम आता है तो बर्फ क्या होती है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बर्फ है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे ही बर्फ को क्या करेंगे हम, तापमान देंगे, तापमान देते ही बर्फ है वो क्या, किस में परिवर्तित हो गई है? जल में। जल यानी कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में। तो अब क्या परिवर्तित हुआ? ठोस अवस्था थी पहले, उसके बाद कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंग, ताप, दाब, अवस्था इत्यादि है। अगर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बोले तो आप सीधा सा लिख सकते हैं बर्फ का पिघलना और
अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे इसमें। तो ये भौतिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की भी ऐसे ही परिभाषा है, पर एक बात आप याद रखना साथियों कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में एक गुण है, उसकी वजह से दोनों को परिवर्तित है। जैसे मान लो कि भौतिक परिवर्तन में तो किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, या भौतिक परिवर्तन में जैसे मैंने जल आपको उदाहरण बताया, तो अब अगर इस जल को तापमान कम करेंगे तो वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। लेकिन बर्फ से जल परिवर्तित हो गया, जल से वापस बर्फ परिवर्तित हो गई, यानी इस परिवर्तन के अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हालांकि जो रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे इसमें नया पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ में परिवर्तन होकर के नया पदार्थ बन जाता है। तो परिभाषा इस अच्छे से समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि वे रासायनिक परिवर्तन या वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के परिवर्तन होकर के नया पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा सीधी सी है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन, जैसे मैंने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बताई थी कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, तो इसमें आप लिख देना वे पदार्थ जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक गुण है परिवर्तन क्या हो जाएंगे, उसका क्या होना, संगठन। रासायनिक समीकरण के बारे में या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लेसन में काफी सारी मतलब थ्योरी दी हुई है। इस थ्योरी में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जीवन में परिस्थितियां व अन्य पर ध्यान दीजिए और विचार करने की। परिस्थितियों का मतलब होता क्या है, जीवन में परिस्थितियों का मतलब होता है अनेक परिस्थितियां होती है जिसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ बता दिया आपको और उसमें परिवर्तन का भी अर्थ बता दिया। तो परिवर्तन का अर्थ बताया, उसमें आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों अच्छे से समझा दिए। तो अब अगर इसमें किसी प्रकार की शब्दों में या लिखावट में कोई त्रुटि आ जाए तो आप विशेष तौर पर जो भाषा बोली जाती है उस पर अध्ययन करें, या लिखित में जो आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे उसमें एकदम अच्छे से आपको सही ढंग से बनाए हुए मिलेंगे, अच्छी राइटिंग, सुंदर राइटिंग में लिखने को मिलेंगे। यहाँ पर केवल आपको जो वीडियो के माध्यम से है, प्रत्येक लेसन आपको अच्छे से विस्तार से समझाया जाएगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाया जाएगा। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया यानी पदार्थों को क्या होना, परिवर्तित होना ही, परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली जाना जाए तो होगी संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है। पहली है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगला सवाल है हमारा तो पांचवी है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, और छठी रासायनिक अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब ध्यान आपको क्या रखना है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे इस लेसन से जो बोर्ड की कक्षाओं के अंदर प्रश्न आते हैं तो ज्यादातर इस लेसन के अंदर इसी से ही उठेंगे। कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इनमें से 6 में से 2 पूछ ली जाए, दोनों को उदाहरण सहित समझाया जाए, या
रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इससे महत्वपूर्ण पाठ के अंदर आपको क्या जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है और 6 की 6 रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके उदाहरण याद करने हैं। उसके बाद जो नाम आया है क्या, रासायनिक समीकरण। तो अब आप ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसमें अंतर क्या होता है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, लिख के समझाता हूं आपको। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल। ये क्या हुई, ये रासायनिक अभिक्रिया। अब अगर इसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बनाना है, रासायनिक समीकरण, तो कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है उसको मैंने लिख दिया ऐसे, तो ये क्या होगी, रासायनिक समीकरण। नीचे वाली क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। अंतर क्या होता है, रासायनिक समीकरण की अगर मैं परिभाषा बोलूं तो सीधा है कि रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन नाम लिखा, उसका प्रतीक चिन्ह अणुसूत्र हो गया क्या, H2। ऑक्सीजन नाम लिखा, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या हो गया, O2। तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना, अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के 6 के 6 प्रकार है वो, और इस प्रकारों को उदाहरण सहित एकदम अच्छे से समझेंगे। और वो अगर आपको हस्तलिखित नोट्स में समझ में नहीं आए तो किसी प्रकार का आप है वो इसमें डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये सामने है आपके सारी अच्छे से परिभाषाएं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का परिवर्तन होता है या गुणों का परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, दो चीज भाग लेगी। जैसे अब मैंने लिखा था आपको पीछे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते ही मैंने लिखा था, उदाहरण के तौर पर लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल। अब आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में क्या क्या चीज होती है। तो आपको दो परिभाषाएं आपके सामने है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, एक तो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो आप विशेष तौर पर एक ध्यान रखना कि कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें आपका एरो का, तीर का निशान आपको मिलेगा। तो एक मेरी तरफ से यही ट्रिक रहेगी कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर के एक साइड तो क्या हो गया, बायां भाग हो गया, बाएं साइड हो गया, और एक दाएं साइड हो गया। क्या चीज होगी, वही चीज होगी जो ऊपर परिभाषा में बताई गई है। ठीक है, आपको जो सरल लगे, सहज लगे, वो चीज आप याद कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से बाएं ओर लिखे जाने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और दाएं ओर लिखे जाने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेने वाले, एक सीधा नाम याद रख लेना, एक ही नाम से परिभाषा हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करने वाले, बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो अच्छे से दोनों परिभाषा समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीजें भाग लेती है, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब आगे आपको समझ में आएगा कौन सी अभिक्रिया क्या होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है उसमें क्या कि गुणों का परिवर्तन, भोजन का पाचन होना, पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद पाचन होता है, यानी जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसके बाद पाचन होने के बाद में आगे की प्रक्रिया होती है। या हम श्वसन लेते हैं, श्वसन लेते हैं तो श्वसन में क्या होती है, जिस गैस के माध्यम से हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, श्वसन प्रक्रिया होती है, उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। तो मैंने आपको बताया क्या था, दो परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। अब मुझे बताइए कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है। सीधा आपको पता है कि जिसमें अवस्थाओं का परिवर्तन होता है वो तो क्या होता है,
भौतिक परिवर्तन। और लेकिन अगर जिसमें नया पदार्थ बन जाता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो लोहा एकदम सीधा है, उसको नमी में रखने पर या आर्द्रता के संपर्क में आने पर उस पर क्या लग जाता है? जंग, यानी अन्य धातु की जो परत है वांछित है वो चढ़ जाती है, यानी नया पदार्थ बन जाता है। और जिसमें नया पदार्थ बन जाता है वो परिवर्तन कहलाता कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। आगे मैग्नीशियम फीते का जलना, यानी जल गया है तो नया पदार्थ बन गया है, कौन से परिवर्तन में हो जाएंगे? रासायनिक में। और दही का बनना, यानी दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब ये सारे गुण हैं, नीचे वाले तीनों चारों गुण दिए गए हैं आपको। अवस्था में परिवर्तन मैंने बताया था, कौन से किसका गुण है? भौतिक परिवर्तन का। रंग में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का। ताप में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन, यानी गैस की क्या होना? कमी होना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण दिए गए हैं। ये कौन से परिवर्तन के उदाहरण दिए गए हैं? भौतिक परिवर्तन के। अवस्था में ताप, दाब इत्यादि दिए गए हैं, ये है भौतिक परिवर्तन के। अब है रासायनिक परिवर्तन के हाँ, तो हम पढ़ लिए थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। बता दिया था मैंने कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या करना? रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक करना, या क्या करना? निरूपित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई होगी उसे समीकरण के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे उसका कोई भी नाम लिखा हुआ होगा अभिकारक का, उसका क्या लिखना है? प्रतीक चिन्ह लिखना है, या उसका क्या लिखना है? अणुसूत्र लिखना है। तो वो क्या बन जाएगी? उसकी रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखने के पश्चात उसमें क्या होता है? उसको क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। किसके आधार पर? चरणों के आधार पर। रासायनिक समीकरण जैसे मैंने आपको बताया था, H2 + O2 = H2O। तो अब हम संतुलित और असंतुलित का अर्थ क्या होता है? संतुलित वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में उनके अणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें अणुओं की संख्या समान नहीं होगी वो क्या होगी? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहला चरण दिया गया है पहला चरण लिया गया है जिसमें दिया है रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना है। यानी पहले चरण में आप केवल इतना ही ध्यान रखोगे कि इस पर बॉक्स बनाया जाएगा। जो भी आप लिखोगे अभिक्रिया के अंदर H2 + O2 = H2O, तो जो भी अभिकारक या उत्पाद है उसके चारों ओर क्या बनाए जाएंगे? कोष्टक बनाए जाएंगे। अब आपको पता है क्यों बनाया है कोष्टक? कोष्टक इसलिए बनाया है कि जिस भी तत्व की हम क्या करेंगे? संख्या को बढ़ाएंगे तो वो क्या लिखा जाएगा? उस कोष्टक के बाहर लिखा जाएगा। ये नहीं, अन्यथा अंदर हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो H2 है, अगर ऑक्सीजन के हमें 2 या 3 बढ़ाने हैं तो H2O के बीच में या ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे? ये चीज गलत है तो इसके कोष्टक लगाए, इसका मतलब जो भी संख्या लगेगी इसके बाहर लगेगी। लेकिन इससे पहले हम पता करेंगे ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित। कैसे पता करेंगे? ये सीधे लिखेंगे LHS और RHS के माध्यम से। H की और O की, यानी 2 ही है। अभिकारकों में भी 2 है और उत्पादों में भी 2 ही तत्व मौजूद है। हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। उत्पाद में क्या दिया गया है? उत्पाद में H2O, यानी H2 की तो कितनी है? 2। लेकिन ऑक्सीजन की कितनी है?
1। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं। यदि अभिकारकों व उत्पादों की संख्या समान होती तो यह रासायनिक समीकरण क्या होती? संतुलित नहीं। अगर समान होती तो संतुलित होती, और इसमें समान नहीं है, इसका मतलब यह समीकरण क्या है? असंतुलित है। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे? चरणबद्ध, इस चरणों के आधार पर क्या करेंगे? संतुलित करके अच्छे से समझेंगे। तो पहला चरण हमने बना लिया, इसके चारों ओर क्या कर लिए हैं? कोष्ठक बना लिए हैं। दूसरा चरण है समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या को नोट करना है। यानी मैंने आपको ऊपर लिख के बताया कि हाइड्रोजन की कितनी संख्या है अभिकारकों में, कितनी है उत्पादों में। तो ये दूसरा चरण है, वे भी दिया गया है इसमें। ये हो गया दूसरा चरण। समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करनी है, तो हमने पता कर लिया। उसमें H2 वाली समीकरण संतुलित कर रहे थे हम। ये पहला चरण, चारों की और कोष्ठक लगाना। दूसरा चरण उनकी संख्याओं को लिखना, कितनी कितनी संख्या है अभिकारकों में, कितनी संख्या है उत्पादों में। तो दूसरा चरण हो गया। 3 चरण ऐसे ही याद रखने, सीधे कोई भी समीकरण आ जाए ना आपको तो सीधे यही रखना है कि कोष्ठक बनाया, पहला चरण कंप्लीट हुआ, सीधी लिखी समीकरण के अंदर संख्या लिखी हुई उन अणुसूत्रों की या अभिकारकों उत्पादों की, वो होगी सीधा दूसरा चरण। तीसरा चरण है सबसे अधिक परमाणु वाले। क्यों आसान रहेगा? क्योंकि यदि हम सबसे अधिक परमाणु वाले जो भी तत्व है उसकी संख्या को संतुलित कर लेंगे तो उसके साथ में जुड़े हुए जो भी तत्व है उसकी संख्या क्या हो जाएगी? स्वतः संतुलित हो जाएगी। तीसरे चरण में यानी जो भी हमें क्या लगे, इसमें 2 परमाणु है सबसे ज्यादा, किसके? हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। तो दोनों में से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के तो संतुलित है, इधर भी है और इधर भी, लेकिन ऑक्सीजन के क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। और इसके चारों ओर लगा दिया। अब हम संतुलित करते हैं, तो संतुलित करते हैं तो उसमें क्या होगा? संतुलित में आपको पता है H2O, तो इस साइड तो हमें कुछ लगाना ही नहीं है क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन उत्पाद में क्या है? H2O, ऑक्सीजन का 1 है लेकिन हाइड्रोजन के 2 है। तो इसका मतलब इस कोष्ठक के बाहर हम क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। जैसे ही हमने 2 लगाया, 2 लगाते ही क्या हो गए? हाइड्रोजन के 4, यानी 2H2O हुआ। होते ही 2 दूने 4 हो जाएंगे, किसके? हाइड्रोजन के। लेकिन ऑक्सीजन के कितने रहेंगे? केवल 2 रहेंगे। तो अब यहाँ हाइड्रोजन है, अकेला है, तो आराम से हम 2 लगाएंगे, लगाते ही इसके भी क्या हो जाएंगे? 4। यानी इस समीकरण को संतुलित करने के लिए तीसरे चरण को अगर देखें कि अधिक परमाणु वाले संख्या को क्या किया जाता है? पहले संतुलित किया जाता है। चौथा है सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या चरण 3 की भांति संतुलित करते हैं। जैसे ही हमने पहले यानी सबसे ज्यादा वाले को संतुलित किया, वैसे ही उससे कम वालों को संतुलित करना है। ऐसे आगे बढ़ करके संतुलित करेंगे। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या 3 संतुलित कर लिया। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के क्या होनी चाहिए? दोनों और समान होनी चाहिए। क्या क्या? अभिक्रिया के दोनों और समान होने चाहिए। चाहे तीर के निशान के इस साइड हो चाहे उस साइड, दोनों साइड उनकी क्या होनी चाहिए? संख्या समान। जब ये संख्या समान हो जाएगी उस समीकरण को हम क्या कह देंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तीसरा चरण पढ़ लिया है, चौथा चरण हो गया कंप्लीट। अब पांचवा चरण है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आ जाए उसमें आप लिखो तो उसमें आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि उसके लिए क्या किया जाता है? पांचवा चरण विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वैसे आपको मैं बता दूं, सीधा चरण है वो पहला चरण है, कोष्ठक लगाना है प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के चारों ओर। दूसरा चरण है और उसके अभिक्रिया है वो संतुलित किया जाता है। तीसरे चरण में क्या किया जाएगा? उनके जो सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होगी उसको। चौथा चरण है वो तीसरे के आधार पर ही जो बचे हुए हैं तो उनको संतुलित करेंगे। लेकिन पांचवा विशेष तौर पे पांचवें पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया में आपको क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक क्या मिलेंगे? अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद मिलेंगे। पांचवा चरण क्या है? पांचवें चरण में आप इतना याद रख लेना, SgL और AQ। क्यों AQ? इसलिए याद रखना है क्योंकि S किस लिए लगाया जाता है? यदि आपकी उपरोक्त अभिक्रिया दी गई है कोई भी आपको और उसको पांचवा चरण का मतलब है अभिक्रिया ने आपको अच्छे से संतुलित कर लिया है, अभिक्रिया में उपस्थित जितने भी अभिकारक और उत्पाद है वो कौन सी अवस्था में मौजूद है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, इस अभिक्रिया को हम पांचवें चरण में लिख के देखते हैं। तो कार्बन क्या हो गया? कार्बन प्रकृति के अंदर ठोस अवस्था में पाया जाता है।
तो ठोस अवस्था के लिए क्या लगाया जाएगा, एस लगाया जाएगा। यदि अभिक्रिया में कोई अभिकारक या उत्पाद कौन सी अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है, उसके लिए क्या लगाया जाएगा, एल लगाया जाएगा, यानी लिक्विड हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ गैस अवस्था में है, जैसे मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, तो इसके नीचे कोष्टक में क्या लिख देंगे, जी। उसके बाद यदि कोई पदार्थ क्या है, जलीय विलयन है, यानी जल और दूसरा जो तत्व है मिला हुआ है, वो क्या हो जाएगा, जलीय विलयन है, तो AQ लगा जाएगा। अब आगे क्या बची है, CO2। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो गैस है तो इसके कोष्टक में क्या लिखेंगे, जी, ये लिख दिया जी। अब छठा चरण है कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। तो विशेष तौर पर आपको बता दूं, अभिकारक विभाग लेते हैं, उत्पाद विभाग लेते हैं, दोनों अच्छे से समझा दिया। अब एक नाम बचा है अभिक्रिया के अंदर समझाने का, वो है उत्प्रेरक। होते क्या है, जगह कहाँ होती है, यानी तीर के निशान के बाएं ओर तो लिख दिया अभिकारक, दाएं ओर लिख दिया उत्पाद, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, उत्प्रेरक स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो वे पदार्थ जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक है और या ताप दाब है, उनको क्या लिखा जाता है, जो भी अभिक्रिया होगी उसके ऊपर लिखा जाता है, जो तीर का निशान होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। ध्यान रखना विशेष तौर पर कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब आगे दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।